नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के बारे में। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में भारत सरकार के द्वारा एक विशेष आर्थिक पैकेज लॉन्च किया गया है और उस आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत के अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी की लगभग 10% हिस्सेदारी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 20 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इस 20 लाख के पैकेज की घोषणा के बाद में जो वित्त मंत्री हैं और वित्त राज्य मंत्री हैं, दोनों के द्वारा इस पैकेज को विस्तृत रूप से लोगों के साथ सूचनाएं साझा की गई और विशेष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को सभी आयामों में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के तौर पर जब देखा जाए तो वित्त मंत्री के द्वारा चतुर्थ आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, तो इस 20 लाख करोड़ की अलग अलग व्याख्या स्पष्ट की गई है। और उसमें जब चौथे आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी तो इस पैकेज के रूप में घोषित नीतिगत उपायों को विकास की नवीन क्षितिज की प्राप्ति के आरंभ में किया जाएगा। यानी कहा गया है कि न्यू होरिजन्स ऑफ ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, समृद्धि के नए आयामों को विकसित करने के लिए इस विशेष पैकेज का हम लोग लाभ उठाएंगे और इसको विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त में सरकार के द्वारा कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण, कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा में संरचनात्मक सुधार करने पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे में इस चौथी कैटेगरी में जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो रक्षा के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन की जब हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर बहुत से मजबूत निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए हैं। पहला निर्णय ये लिया गया है कि जितने भी आयुध कारखाने हमारे यहाँ हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ हथियार बनते हैं या हथियार से संबंधित चीजें बनती हैं, उनका हम लोग निगमीकरण करेंगे, एक तरीके से उनको कॉरपोरेट के तरह कन्वर्ट करेंगे ताकि उनकी स्वायत्तता, जवाबदेही को हम लोग सुनिश्चित कर सकें। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है, पहला कारण है कि भारत चाहता है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी दक्षता में बढ़ोतरी हो। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा भी 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इस निर्णय से मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो अधिक सफल होगा और भारत का जो आयात पर रक्षा के क्षेत्र में अधिक निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। जब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो रक्षा हमारे लिए एक तरीके से गैर उपयोगी निवेश की कैटेगरी में है, लेकिन उसके बावजूद हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो जीडीपी का है वो इस पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा किसी भी राष्ट्र हित की प्राथमिकता होती है। ऐसे में जो हथियार भारत सरकार खरीदती है वो विश्व के अन्य राष्ट्रों से हम लोग आयात करते हैं और इससे भारत की कहीं ना कहीं घरेलू बाजार के विकास की संभावनाएं कभी नहीं रही। आने वाले दिनों में भारत की रक्षा की आवश्यकताएं अधिक होंगी। ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार जो है इन आयामों को अधिक मजबूती से विकसित करे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेक इन इंडिया की इस पॉलिसी के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो रक्षा के क्षेत्र में ऑटोमेटिक मोड पर होगा उसको 49% से कन्वर्ट कर 74% तक कर दिया है। यानी 74% तक हम लोग यहां से निवेश को, इसमें भारतीय रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भारत के घरेलू बाजार में रक्षा उत्पादन में वृद्धि होना शुरू होगी। सरकार ने केवल देश में बने रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए एक अलग से बजटीय प्रावधान बनाने की भी घोषणा की है। यानी जो हथियार भारत के अंदर निर्मित होंगे उनको हर साल खरीदा जाएगा। एक सप्लाई मार्केट को जो हम लोग कह सकते हैं कि एश्योरिटी दी गई है कितना हथियार हम लोग खरीदेंगे, ताकि इस नए बोझ को हम कम कर सकें और लोगों की रुचि को हम लोग जगा सकें, या ये कह सकूं कि जो निवेशक है रक्षा के क्षेत्र में उनका मनोबल विकसित करने के लिए कि मार्केट, एश्योर्ड मार्केट तो कम से कम इतना रहेगा कि आप जितना हम लोग आपको एश्योरिटी दे रहे हैं इतना बजट तो हम आपसे खरीदेंगे ही। ऐसे में इस रक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ोतरी की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो एक विशेष हथियारों की सूची तैयार की गई है और उन हथियारों पर आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। यानी इन हथियारों की जो सूची तैयार की गई है इससे जुड़ा कोई भी हथियार जो होगा वो खरीदा नहीं जाएगा, उसको केवल घरेलू बाजार से ही खरीदा जाएगा ताकि घरेलू रक्षा का जो बाजार है वो अधिक से अधिक मजबूत हो सके। उच्च प्रौद्योगिकी वाले सिस्टम को ही केवल हम लोग विदेशों से प्राप्त करेंगे। ये सूची सैन्य मामलों के विभाग के साथ मिलकर तैयार की जाएगी। यानी जो हथियार प्रतिबंधित होंगे और जो हथियार हम विदेशों से खरीदेंगे उसकी एक विशेष सूची बनाई जाएगी ताकि जो निवेशक है या जो उत्पादन करने वाला है वो इस
सूची के अनुकूल अपना उत्पादन कर सके और अपने लाभ को अर्जित करने में सक्षम हो। वित्त मंत्री ने कहा कि आयुध कारखानों के निगमीकरण से लागत में कमी आएगी और उनके संचालन में सुधार आएगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया की पहल की गई है। आयुध निर्माणी बोर्ड, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, उसका निगमीकरण कर कर एक तो हम लोग आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे, उस संस्था की जवाबदेही अधिक बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं उसकी दक्षता में सकारात्मक सुधार होना शुरू होगा। इसके अलावा सरकार ने एक बेहतर तरीके से निर्णयों को लागू करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू यही रहता है, डिफेंस डील तो हम लोग बहुत शुरुआत से ही कर लेते हैं, लेकिन उस डील को अमली जामा पहनाने में बहुत समय लग जाता है, उसको व्यवहार में लाने में काफी समय हमारी तरफ से खर्च किया जाता है, या ये कह सकूं कि राजनीतिक पेचों की वजह से वो व्यवहारिक रूप नहीं ले पाता है। और यही कारण है कि हम लोग पीढ़ीगत जो आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात जो 2020 के हथियारों की आवश्यकताएं हैं वो 2028 या 30 तक हमारे यहाँ पूरी होती हैं, 10 से 15 साल देरी से होती हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन हथियारों को खरीदने की जो प्रासंगिकता है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इस बार वित्त मंत्री की तरफ से एक विशेष प्रावधान यह भी किया गया है कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करेंगे, एक PMU होगा। उस परियोजना प्रबंधन इकाई का प्रमुख लक्ष्य यही होगा कि जितने वादे या जो प्रक्रिया हमने शुरू की है उसको समयबद्ध क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और रक्षा खरीद की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग तेजी से अपना सके। इसके अलावा सामान्य कर्मचारी गुणवत्ता आवश्यकता जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं कि कौन कौन सी मिनिमम चीजों की स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, उन एसेंशियल चीजों को हम लोग विकसित कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में भारत के समक्ष विभिन्न चुनौतियां रहेंगी और इस चुनौतियों की बात करें तो प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा या वैश्विक उपलब्धियों की वजह से कहूं, आर्थिक उपलब्धियों की वजह से कहूं, तो 21वीं शताब्दी में भारत जैसे राष्ट्र के लिए अनेक चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि हम विश्व की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में हमारे सामने रक्षा की भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, तो इस रक्षा के क्षेत्र पर जितनी ज्यादा आत्मनिर्भरता भारत की स्वयं की बन जाए उतना ही बेहतर है। इसीलिए इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है इस कोरोना महामारी के संकट में, इसका हम इस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के वो सभी आयाम मजबूती से विकसित कर लिए जाएं जो इस राष्ट्र की भविष्य के लिए आवश्यक है। उनमें से एक प्रमुख जो है वो रक्षा का क्षेत्र है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसमें ढांचागत परिवर्तन हो, संरचनात्मक संस्थात्मक परिवर्तन किया जाए, ताकि हम लोग रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धि को सक्षम तरीके से प्राप्त कर सके। निष्कर्ष के तौर पर आज के इस रिपोर्ट की बात करूंगा मैं। रक्षा या सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता होती है, लेकिन एक तरीके का गैर उपयोगी खर्च होता है जो हर कोई राष्ट्र इतना जल्दी निवेश नहीं करना चाहता है, या ये कहूं कि इतनी बड़ी मात्रा में निवेश नहीं करना चाहता है। इसलिए हर राष्ट्र जो है इसको सोच समझकर निवेश करता है। पर जब राष्ट्र प्रतिस्पर्धा के दौर पे हो, जैसा भारत अभी 21वीं शताब्दी में देखेगा, तो अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस रक्षा के क्षेत्र में हमें आयात पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। हो सकता है जरूरत के समय बहुत से लोग अपने निजी हितों या राष्ट्रहित की वजह से हमें प्राथमिकताएं ना दें। इसलिए भारत चाहता है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग अपनी सैन्य क्षेत्र में प्रभावीशीलता को कायम कर सके। इसके लिए हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है उसमें संस्थात्मक परिवर्तन होने की आवश्यकता है। उसके निगमीकरण करने से कहीं ना कहीं उसमें स्वायत्तता बढ़ेगी। घरेलू बाजार को विकसित करना है। एक बहुत बड़ा स्कोप डिफेंस के सेक्टर में होता है, लेकिन हर निवेशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, या जो गर्भकाल का समय होगा वो कितना रहेगा। इसलिए सरकार की तरफ से यह बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई है कि हम एक ऐसी सूची तैयार करेंगे जो हम केवल घरेलू बाजार से खरीदेंगे, एक ऐसी सूची तैयार होगी जो विश्व से खरीदी जाएगी। ऐसे में जो भारत में रक्षा के क्षेत्र में घरेलू या विदेशी निवेश हो रहा है, यानी जो मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन हो रहा है, वो आपको उसी दिशा में करने की आवश्यकता है जिस दिशा की सूची तैयार की गई है, ताकि आप अर्जित लाभ को अच्छे तरीके से कमा सके। इसलिए इस रक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये विशेष पहल की गई है। दूसरी प्रमुख चुनौती जो हमारे यहाँ है वो क्रियान्वयन की कमी है। हम लोग डिफेंस पैक्ट की जितने भी बात करेंगे वो आमतौर पर जब चर्चाएं शुरू होती हैं तो उसको उस पूरे समझौते को हम लोग जब व्यवहार में लाते हैं तो एक लंबा अरसा हम लोगों का लग जाता है और उस लंबे अरसे की वजह से फिर वो प्रभावीशील होने में सक्षम नहीं होती। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट किया है जो उन रक्षा की खरीद की जो प्रक्रिया होगी उसको अधिक तेजी गति से पूरा करेगी और निर्णयों को बेहतर तरीके से लागू करने में सहयोग देगी। इस तरीके की खबरों का विश्लेषण प्राप्त करने के लिए देखते रहिए AB+ TV।